नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के वो 25 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो 25 क्वेश्चन जो आपको मैं कराने वाला हूं सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1885 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, या 1865 ईस्वी में, या 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इस फैक्ट को दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक और फैक्ट मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो बताना है दोस्तों इन युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। क्या ऐतिहासिक काल में पड़ती है, क्या प्रागैतिहासिक काल में पड़ती है, उत्तर ऐतिहासिक काल में पड़ती है, या आद ऐतिहासिक काल में पड़ती है? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। और दोस्तों यह क्वेश्चन याद रखिएगा आपके एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है, जो कि इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास को शिक्षा देने का काम करता है। क्या ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, या संन्यास आश्रम इसका नाम है? तो ठीक है बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है, ठीक है, आश्रम जो होता है इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की जो है शिक्षा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य आश्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया जाता है? अब दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय संविधान से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों बताइएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर भी करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? क्या कमल का फूल होता है, रेफ्लिसिया का फूल होता है, कैक्टस का फूल होता है, या रजनीगंधा का फूल होता है? ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संसार का जो सबसे बड़ा फूल है उसका नाम है रिफ्लिसिया। क्या? रिफ्लिसिया दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लिसिया सबसे बड़ा फूल है विश्व का। कहाँ का? संसार का या विश्व का दोस्तों रिफ्लिसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? मतलब दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसको उदारता के कारण, किसके कारण? उदारता के कारण लक्ष बख्श के नाम से पुकारा जाता है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, गयासुद्दीन तुगलक है, या अलाउद्दीन खिलजी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी प्यारे मित्र इसका सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों याद रखिएगा, उनकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता था। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपने नई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का जो संकलन करने वाला है वह कौन करता है? क्या योजना आयोग करता है, वित्त आयोग करता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है, या केंद्रीय सांख्यिकी जो है संगठन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, भारत में जो है राष्ट्रीय आय का जो संकलन करने वाला है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन होता है वह राष्ट्रीय आय का संकलन करता है हमारे भारत में। ठीक है, तो प्यारा भारत में दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का जो संकलन है केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन होता है वह इसका जो है संकलन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चमगादड़। दोस्तों आपने देखा होगा चमगादड़ जो कि स्तनधारी जो है पक्षी है। ठीक है, चमगादड़ दोस्तों याद रखिएगा एक स्तनधारी पक्षी है। निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो बताना है दोस्तों, आपसे पूछा गया है चमगादड़ कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो अंधेरे में उड़ सकते हैं? क्या वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांग कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, ठीक है, या वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चमगादड़ होते हैं, ठीक है, वो प्राश्रव्य ध्वनि का जो है तरंगे होती हैं उसका उत्पन्न करते हैं। इस वजह से दोस्तों याद रखिएगा वह अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, चमगादड़ को आपने देखा होगा रात में उड़ते हैं। क्या रात में जो है दोस्तों आपने देखा होगा चमगादड़ जो है रात में उड़ने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस देश में जो है क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वन से आच्छादित है? तो दोस्तों बताइएगा कुल कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित वाला देश है? क्या गुयाना देश है, जापान है, इंडोनेशिया है, या सूरीनाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों याद रखिएगा, सूरीनाम एक ऐसा देश है जो कि दोस्तों याद रखिएगा
याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित करने वाला देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरीनाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किस संघीय व्यवस्था की योजना को देश में चलाई गई थी? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? क्या यूएसए से ली गई थी, यूके से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी, या फिर स्विट्जरलैंड से ली गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना जो है स्विट्जरलैंड से ली गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों अगर आप नए आए हैं वीडियो पे तो दोस्तों याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का जो है प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको यह बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा आप, जो गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन से हल्की गैस होती है क्या हीलियम, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अहाद्रता गैस है, या अधिक स्थायी गैस है? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिक स्थायी होने के कारण। दोस्तों याद रखिएगा गैस, जो गैस वाली गुब्बारा होता है उसमें हाइड्रोजन गैस की जगह हमें हीलियम गैस का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? क्या एसिटिलीन गैस है? ठीक है, क्या एसिटिलीन गैस है, मीथेन गैस है, एथेन गैस है, या ब्यूटेन गैस है? तो कौन सी गैस का हम फलों को पकाने में जो है उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर कौन कौन से देश को जोड़ता है आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा 3 बीघा जो कॉरिडोर होता है वह कौन कौन से जो है देश को जोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों बांग्लादेश और भारत को जो है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश और भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किस क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में पुलित्जर जो है पुरस्कार होता है वह दिया जाता है? क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ के क्षेत्र में दिया जाता है, या पर्यायवाची अध्ययन के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर तो ये कतई होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इन 3 क्षेत्र में, चलिए मैं एक क्वेश्चन और हटा देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको ऑप्शन का जो है जवाब देना है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में आपके पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो बताइएगा दोस्तों, चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का, ठीक है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? क्या महाराणा प्रताप ने किया था, राणा संग्राम सिंह ने किया था, राणा कुंभा ने किया था, या राणा रतन सिंह ने किया था? तो दोस्तों बताइएगा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने दोस्तों, याद रखिएगा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्यूटर से पूछा गया है। ठीक है, आपके कंप्यूटर से पूछा गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बताइएगा दोस्तों, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है? क्या रिकॉर्ड होता है, फाइल होता है, बिट होता है, या बाइट होता है? तो चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा, बिट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे इकाई जो है सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिट। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी है? तो भारत की हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है कि भारत की जो तटरेखा है वह कितनी है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की जो तटरेखा है वह, ठीक है, भारत की जो तटरेखा है ऑप्शन नंबर सी, 7,500 किलोमीटर। कितना? 7,500 जो किलोमीटर है वह भारत की तटरेखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,500 जो है भारत की जो है तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? क्या जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, या हिमाचल प्रदेश में है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो दोस्तों आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब दोस्तों याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच, मान लो दोस्तों ये सूर्य है, क्या दोस्तों मान लो ये सूर्य है आपका, ठीक है, अगर दोस्तों जो है आपका ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और चंद्रमा के बीच, ठीक है दोस्तों, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है, इन दोनों के बीच दोस्तों आपके अगर चंद्रमा आपके अगर पृथ्वी आ जाता है, कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तब आपको दोस्तों याद रखिएगा चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो हमें दोस्तों याद रखिएगा चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके साइंस से लिया गया है। ठीक है, तो बताइएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग जो है देखने को हमें मिलता है? क्या बेरी होता है, डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, या एनीमिया होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, डायबिटीज आपके इंसुलिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों आपको याद रखना, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और एनीमिया आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन की कमी से आपको एनीमिया रोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज आपके इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।